बिहार चुनाव में तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में इंडिया न्यूज ने सर्वे किया है। इस सर्वे में बिहार के मतदाताओं की राय ली गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर प्लस या माइनस 4% है। ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। बिहार के अलग अलग जिलों के मतदाताओं की राय शामिल की गई है। चुनाव में अंतिम फैसला जनता करती है। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश न समझा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है क्योंकि राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में होने वाले चुनाव की पहली तारीख 6 नवंबर रखी जाएगी आयोग के द्वारा, जबकि दूसरे चरण की तारीख 10 नवंबर को। और फिर बिहार की सत्ता तक आखिर कौन पहुंचेगा ये साफ होगा 14 नवंबर को, जब नतीजे आएंगे। पिछले कई महीनों से बिहार में चुनाव माहौल गर्म है और विकास के मुद्दों के बीच प्रधानमंत्री की मां के अपमान का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है। लेकिन इंडिया न्यूज अपनी इस मुहिम के तहत प्रदेश के हर जिलों के मतदाताओं को समझने की कोशिश कर रहा है और यह जानने में लगा हुआ कि आखिर जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है और उसकी पसंद की पार्टी आखिर कौन सी होंगी और आखिर वो क्या सियासी विरासत या फिर विकास, दोनों में किसे मौका मिले तो चुनना पड़ेगा। ये सारी बातें इंडिया न्यूज ने बिहार के अलग अलग इलाकों में लोगों से बात करके जानी है और आपके सामने एक छोटी मोटी तस्वीर भी रखने की कोशिश कर रहा है ओपिनियन पोल के जरिए, जिसमें हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार के चुनावी नतीजों के बाद सरकार की सूरत आखिर कैसी रहने वाली है। हां, लेकिन उससे पहले यह साफ कर देना जरूरी है कि हम जो भी आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं वो महज एक अंदाजा है, अनुमान है। वास्तविक तस्वीर चुनाव नतीजों से साफ हो पाएगी और उस वक्त पता चल पाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम ओपिनियन पोल के जरिए आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आखिर बिहार की जनता सोच क्या रही है। एक रिपोर्ट गौर से देखिए। बढ़ चुकी है बिहार के विधानसभा चुनाव की रणभेरी। हो चुका है बिहार के सियासी संग्राम की तारीखों का ऐलान। कमर कस कर तैयार है 7 करोड़ से ज्यादा बिहार की जनता जनार्दन। वादों का जाल, विकास का सवाल और इस बीच जनता की चाल। 5 साल में कितना बदला मिजाज, खुलेगा नीतीश सरकार का हर राज। तेजस्वी में कितना आया संघर्ष का दम या फिर हिस्से में बरकरार रहेगा गम। 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान। बिहार में चरम पर सियासी घमासान। जनता का हीरो कौन, सत्ता की सीढ़ी तक किसका होगा मौत। इंडिया न्यूज लेकर आया है बिहार चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। किसका पलड़ा चुनाव में होगा भारी, जनता किसकी बातों पर आखिर दिल हारी। दो चरण की चुनावी जंग से पहले की 2025 की सबसे सटीक तस्वीर। कौन मारेगा सियासी तीर, इंडिया न्यूज आपको बताएगा जनता के दिल की बात। आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सबसे बड़े ओपिनियन पोल में। 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी होगी सरकार।
तो बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में बिहार में किसकी सरकार होगी, बिहार चुनाव का इंडिया न्यूज का ओपिनियन पोल क्या होगा। थोड़ी ही देर में बिहार का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और जो सर्वे किया है वो IANS ने सर्वे किया है। सीमांचल में आखिर किसको बढ़त मिलेगी, मगध और मिथिलांचल में आखिर कौन बाजी मारेगा, ये अपने ओपिनियन पोल के जरिए, सर्वे के जरिए आपको हम बिहार में दिखाने जा रहे हैं। आज चुनाव की घोषणा होगी है और चुनाव की घोषणा 6 और 11 तारीख को मतदान होगा। 14 तारीख को इसमें परिणाम निकल के आएंगे। लेकिन बिहार की जनता क्या कहती है, बिहार का विधानसभा चुनाव का नब्ज क्या है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे और ग्राफिक के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी राजनीतिक पार्टी आखिर कहां पर है, कहां खड़ी है, बिहार की जनता क्या सोचती है, बिहार की जनता आखिर विकास के मुद्दे पर वोट करेगी या फिर आरोपों के मुद्दे पर वोट करेगी। इस बार बिहार में क्या वाकई रोजगार बड़ा मुद्दा है, क्या भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, इंतजार करना होगा। तो आप देखिए कि हम आपको अब सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। उसमें क्या जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। इसे समझने की कोशिश कीजिए, किसका कितना वोट शेयर है। अगर एनडीए का वोट शेयर आप देखें तो वो 49% है, 49% एनडीए का वोट शेयर है। महागठबंधन अगर है तो 36% वोट शेयर है, 15% अन्य का वोट शेयर है। यानी कि किसको कितना वोट शेयर मिलने वाला है इस विधानसभा चुनाव में। इस विधानसभा चुनाव में बिहार के चुनाव पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां पर एनडीए को 49% वोट शेयर मिलने वाला है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें बढ़ी हुई हैं। महागठबंधन को 36% वोट शेयर मिलने वाला है। और जिसका जिक्र किया जा रहा है, प्रशांत किशोर और बाकी के जो अन्य छोटे मोटे दल हैं वो यहां पर 15% लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम मुद्दों के जरिए, आरोपों के जरिए ये वोट शेयर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल और उसमें IANS और मैट्रिक्स का। बड़ी खबर क्या है आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो पहला ओपिनियन पोल है उस ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। 49% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जो कि मैंने आपको तस्वीरों के तौर पर दिखाया। 36% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है महागठबंधन को। और अन्य जो राजनीतिक दल हैं छोटे मोटे, जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी भी है, वो आप कह सकते हैं कि करीब 15% वोट शेयर उनको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने ओपिनियन पोल में हमको दिखाया। तो अब इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, मुद्दे की बात हो गई, प्रचार की बात हो गई। अभी एक अनुमान है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार का रुझान क्या है, बिहार का अनुमान क्या है, ओपिनियन पोल के जरिए, अपने एक सर्वे के जरिए। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए, मैं उनसे विस्तार से चर्चा करूंगा। राकेश पोद्दार मेरे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। सौरभ मालवीय मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलेंगे, जल्दी से बात करेंगे सीधे राकेश पोद्दार जी के साथ। राकेश जी, आपकी राय। देखिए मनोज जी, बिहार में जो लोकतंत्र की जननी कही जाती थी, आज चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के तरीके से बिहार का चुनाव कराने के लिए तैयार हुए हैं। 6 नवंबर, 11 नवंबर को और 14 नवंबर को मतगणना होगी। उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। हमने जो बिहार में विकास की जो गंगा बहाई है, विकास के नाम पर, आत्मनिर्भर के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर और जीविका बहनों को हमने जोड़ने का जो काम किया मनोज जी, उसी के नाम पर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। आज बिहार के अंदर बिजली की बात करें, 100% बिजली हम लोगों ने घर में पहुंचाने का काम किया। घोषणा पत्र पर बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि जो वोट शेयर है, हमने जो ओपिनियन पोल किया है, उस ओपिनियन पोल में, सर्वे में निकल कर आ रहा है, एनडीए का जो वोट शेयर है वो करीब 49% हमने ग्राफिक के तौर पर दिखाया है। महागठबंधन 36%। प्रेम कुमार मेरे साथ मौजूद है। प्रेम जी, अभी करीब 1 महीना है, अगर आज से जोड़ लिया जाए 1 महीना है, और कहा जाता है कि चुनाव में 48 घंटे और 72 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन जो अभी ओपिनियन निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए 49%, महागठबंधन 36% और अन्य 15%। देखिए मनोज जी, मोटे तौर पर जो पिछला चुनाव है
उसमें जो वोट प्रतिशत बटे थे 38-38% दोनों गठबंधनों को मिला था। जी। बाकी जो 24% था वो अन्य का खेमा था। अब उसमें जो फर्क आप दिखा रहे हैं तो 2% महागठबंधन का घट जा रहा है, 38 से 36 हो रहा है। हाँ। और एनडीए को अन्य से 9% उठ करके आ जा रहा है और 2% महागठबंधन वाला मान लीजिए तो 11% का उछाल है। यही फर्क है मोटे तौर पर। क्या ये रियलिस्टिक है? तब में और अब में क्या फर्क आया है? जो विकास के तमाम दावे तब भी थे, आज भी हैं, और उन दावों के रहते हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में 39-40 में 39 सीट जीतने वाला एनडीए 30 पर आ गया। अब इस परिस्थिति में बिहार में एक नई पार्टी, नए स्वराज पार्टी का भी जन्म हुआ है, प्रशांत किशोर जी की पार्टी का। और एक फर्क है कि चिराग पासवान पिछली बार अलग लड़े थे, 100 से ज्यादा सीटों पर लड़े थे, और इस बार एनडीए के साथ लड़ रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान अलग लड़ करके जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में वोट लाए थे वो सब आकर के एनडीए के साथ जुड़ जा रहा है? ये सहज विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात है कि जन स्वराज क्या के आने से अन्य का खेमा क्या 24% से घट करके 15 हो जाएगा, इस पर भी यकीन करना मुश्किल होता है। ये प्रेम कुमार जी की राय है। तमाम सारी चीजें हो सकती हैं। आपने जो बात कही है वो भी हो सकती है, आपने कहा कि विश्वास नहीं बन रहा है, वो भी हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है सौरव मालवीय। सौरव मालवीय, आप क्या करेंगे? जिस तरीके से प्रेम कुमार जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव के वोट शेयर को देखा जाए तो इसमें एक भारी अंतर दिखाई दे रहा है और एक करीब 11% की बढ़ोतरी एनडीए को देखी जा रही है। कैसे संभव है? देखिए मनोज जी, बिहार की राजनीति को दो हिस्से में हम समझने का प्रयास करें। बिहार में कभी नारा था कि जब तक रहेगा आलू तब तक रहेंगे लालू, और यह नारा आम आदमी के ज़हन में बहुत स्थायी जगह बनाया हुआ था। लेकिन वह बिहार जलता बिहार था। वह बिहार जातिवाद के आग में जल रहा था, विकास से दूर जल रहा था। उस बिहार को काल परिस्थितियों ने, समय ने थोड़ा बदला, और वह बदलाव में के बाद एक लंबे काम के बाद बिहार में एक नेता के बारे में एक छवि बन गई कि वह सुशासन का है, वह विकास की बात कर रहा है, जबकि उनकी स्थिरता को लेकर कई बार उतार चढ़ाव आए, ये सच भी है। लेकिन वह बिहार के लिए समर्पित है, यह धारणा बनाने में सफल हो गए। अब थोड़ा दूसरे तरफ जाते हैं तो जंगल राज से निकाल के विकास की किरण तो वास्तव में उसने बहाई, इस सच है, और बिहार की जनता मानती है। यानी बिहार में सड़क भी है, बिजली भी है, पानी की भी व्यवस्था है, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था है, शिक्षा भी है। पूरी तरह से नहीं है लेकिन है। इसलिए है कि जलते बिहार को निकाल के एक राह दिया, और मोदी सरकार से बिहार को दर्जा मांगा, नहीं हुआ तो नीतीश कुमार और एनडीए से गठबंधन टूटा, ये भी उसका उदाहरण है। इसलिए मनोज जी, यहां दो बातें हैं कि वह नीतीश क्या फिर से नेतृत्व में सक्षम है, फिर से नेतृत्व में सक्षम है, और क्या ये 49% जो दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है? अब बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, हमने लोगों से पूछा, बिहार की जनता से पूछा अपने सर्वे में, तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास। 48% लोग मान रहे थे कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। 13% लोग मान रहे थे जाति सबसे बड़ा मुद्दा है। 21% लोग कह रहे थे कि वोटर लिस्ट सबसे बड़ा मुद्दा है, और 11% लोग धर्म की बात कर रहे थे। 7% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। 7% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। इस चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास 48%, जाति 13%, वोटर लिस्ट 21%, धर्म 11%, और 7% ऐसे लोग थे जो कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हैं। सीधे हम चलेंगे, राकेश पोतदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, एनडीए जिस बात की बात कर रहा है, विकास, हमने बहुत विकास किया, 20 साल में बहुत सारा विकास किया, जबकि विपक्ष इसका खंडन कर रहा है। क्या माना जाए कि 48% लोग आज भी विकास को लेकर ज्यादा अहमियत दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही मनोज जी।
हमने आपसे पहले ओपनिंग में बोला था कि विकास ही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, और विकास के मुद्दे से बिहार जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और हमारे नेतृत्व और बिहार को देश के प्रधानमंत्री 54 और 55 बार आकर बिहार को विशेष पैकेज के रूप में भी याद दिया है। 2014 में देख रहे होंगे 1,25,000 करोड़ रुपए का देने के बाद के जब भी बिहार में आते हैं तो बड़ी सौगात देकर बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। आपने कहा कि 13% की बात कर, 13% के लोग कौन है? जो माई समीकरण वाले लोग हैं। ये माई समीकरण से निकाल ही नहीं पा रहे बिहार को। एक उनका समीकरण है मुस्लिम और यादव, दूसरा हमारा एक समीकरण बिहार में एक और आ गए हैं ओबीसी साहब, उनको सिर्फ 6 विधानसभा बिहार में दिखते हैं, जहां 243 विधानसभा है, 6 दिखते हैं। तो एक वर्ग की बात करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं, एक समुदाय की बात करते हैं। इनको बिहार के विकास से कोई लेना देना चलिए, नहीं आपने है। कहा कि बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एनडीए को लेना देना है। मेरे साथ प्रेम कुमार मौजूद हैं। प्रेम जी, आप क्या मानते हैं? आप विकास एक बड़ा मुद्दा है क्या आप मानते हैं, या फिर जाति बड़ा मुद्दा है? क्योंकि इस बार जिस एमवाय समीकरण का जिक्र राकेश पोद्दार जी कर रहे हैं, अति पिछड़ी जातियों को लेकर भी एक बड़ा विषय है, और अति पिछड़ी जाति के मुद्दे को उठाने का काम महागठबंधन कर रहा है। क्या मानते हैं आप? जी मनोज जी, आपके सर्वे में विकास सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसमें 48% लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। दूसरी बड़ी कैटेगरी वोटर लिस्ट है। तो विकास, जब आप सर्वे में जाते हैं ना, तो विकास की चिंता में भी वोट डालने वाले लोग हैं और विकास की अपेक्षा और उम्मीद में भी वोट डालने वाले हैं। तो ये 48% में दोनों तरह के लोग हैं। देखिए, एजुकेशन सिस्टम बिहार का खराब हो चुका है। बिहार में जो पलायन है वो विकास के विरोध में, वो सबसे बड़ा तर्क है कि अगर विकास होता तो पलायन क्यों जारी रहता। और हमने देखा नोटबंदी के समय, लॉकडाउन के समय में कितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से लौटे बिहार। तो वो विकास की अवधारणा को कुंठित करता है, चोट पहुंचाता है। लेकिन ये जो वोटर लिस्ट वाला 21% है ना, ये नया मुद्दा है और परिवर्तनकारी मुद्दा है, और स्विंग वोटर्स यहीं पर हैं मनोज जी, यहीं पर स्विंग वोटर यहीं पर है। 65 लाख वोट बड़े मायने रखते हैं। हमारे साथ सौरभ हैं, हम उनके पास आएंगे, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है, और इस विधानसभा चुनाव में जो बड़ा मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है प्रशांत किशोर का। हालांकि अभी 5 बजे हम लोग बातचीत कर रहे थे अपने देश के सवाल में, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कोई सीटें प्रशांत किशोर नहीं जीत पाएंगे। नए आए हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर इस बार बिहार में सीटें जीत सकते हैं? हाँ कहने वाले लोग 32% निकल कर आए थे, नहीं कहने वाले लोग 51% निकल कर आए थे, और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है वो 17% लोग थे। सौरभ मालवी मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, प्रशांत किशोर असर कर पाएंगे? देखिए मनोज जी, प्रशांत किशोर सीट निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं उतना महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं है जितना वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल होते हैं। आज निश्चित तौर पर बिहार में जिन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर जा रहे हैं वह अपीलिंग मुद्दा है। इसके आधार पर तो ये दिख रहा है कि युवा उनके साथ जुड़ रहा है। उनके अपील के आधार पर ये तो लग रहा है कि वो वोट कटवा हो सकते हैं, और बिहार में बहुत चलता है, बहुत तेज गति से चलता है। यदि हम 21% देख लें और 17% देख लें, उसके आधार पर ये हम मान सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर, अब जैसे सीमांचल में प्रशांत किशोर शून्य है, पर मगध में प्रशांत किशोर पूरा है, मध्य बिहार में प्रशांत किशोर का अपील ज्यादा है, पढ़ा लिखा एक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ रहा है। लेकिन पूर्वी बिहार में, पूर्वी हिस्से में बिहार में प्रशांत किशोर शून्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वोट कटवा के रूप में प्रशांत किशोर की, लेकिन राकेश जी, प्रशांत किशोर तो सबसे ज्यादा बीजेपी पर हमलावर हैं, बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, 100 लोगों की लिस्ट मंत्रियों के, अधिकारियों की मेरे पास है, सरकार आते ही जेल भेजेंगे। मनोज जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपने देखा होगा कि 2012 में अरविंद केजरीवाल जी भी आरोप लगाते थे। बाद में क्या हुआ, टाटा फिश हो गया। वही प्रशांत किशोर है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 32% आप जो दिखाने का काम कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को लोग चाहते हैं। मैं उपचुनाव हुआ था अभी बिहार में, 4 विधानसभाओं में उपचुनाव हुआ था। प्रशांत किशोर जी की हालत देखे थे आपने? वहां भी एनडीए ने शिफ्ट किया, 4 का 4 विधानसभा हम जीता, 3 विधानसभा हम लोगों ने महागठबंधन से छीनने का काम किया। तो कोई मुद्दा नहीं है प्रशांत किशोर जी पर अगर सफाई पूछा जाए तो अभी
सिर्फ 240 करोड़ का हिसाब दिया। अभी 3000 करोड़ का हिसाब हमने लेंगे। और उनका जो इंडियन पॉलिटिक्स कमेटी जो थी, उसके 3 सदस्य थे, वो तो भाग गए। उनको सिर्फ 20% पैसा दिया जाता था, 80% पैसा प्रशांत किशोर अपने पास रखते थे। प्रशांत किशोर, और इसी का सवाल का जवाब हम लेंगे इनसे। चिंता करने की जरूरत ही नहीं है मनोज जी, हमें कोई चिंता नहीं है। प्रेम जी, कोई चिंता नहीं है, प्रशांत किशोर कोई खतरा नहीं है। वो बीजेपी के मंत्रियों पर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। 100 लोगों की लिस्ट बता रहे हैं कि ये 100 लोगों की लिस्ट है, मैं आती साथ जेल भेजूंगा। और आकंठ 20 साल में ये पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मनोज जी आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी का शीला दीक्षित, और मनोज जी मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही आरोप लगाकर सत्ता में आए थे, शीला दीक्षित को, उनकी पूरी कैबिनेट को जेल भेजने आए थे, लेकिन एक को भी नहीं भेज पाए। प्रेम जी, मनोज जी, कल भी मैं भारतीय जनता पार्टी के पटना स्थित दफ्तर में था और दूसरी पार्टियों के भी दफ्तर में था। और दरअसल अंदर खाने बीजेपी के नेता भी ये प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचा रहे हैं 8000 10,000 वोट का, ये सब लोग मान रहे हैं। अच्छा। लेकिन सही बात है, आपका सर्वे जो कह रहा है कि सीट मिलेगी कि नहीं, इस पर सबको संशय है, सब पर सवाल है। लेकिन इस प्रभावी मौजूदगी तो दिखती है। एक बात और है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप पर, बीजेपी की पॉलिसी पर कोई हमला नहीं करते, ये भी फैक्ट है। स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने के लिए वो सेलेक्टिव ढंग से 2-3 नेताओं पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये बात जनता को समझ में आती है या फिर भ्रष्टाचार खुलने से जनता जिस तरह से उत्तेजित होती है वो उसका नुकसान बीजेपी को होता है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात सच है कि सम्राट चौधरी पर, मंगल पांडे जी पर या दिलीप जायसवाल जी पर जो सवाल, जो आरोप लगाए गए हैं, उसका जवाब भी नहीं दे रही है बीजेपी, और बचाव में भी नहीं उतर रही है बीजेपी। भाई डिप्टी सीएम के बचाव में तो उतरिए, बचाव में भी बीजेपी नहीं आ रही है। और न तो क्या कोई खेला है कि इसमें कोई खेला है, इसमें विद इन द पार्टी पॉलिटिक्स देखी जा रही है? मुझे लगता है कि देखिए, बीजेपी में 2 डिप्टी सीएम हैं, एक सवर्ण है, एक ओबीसी है। और सवर्ण जो है उनकी छवि बहुत अच्छी है भाई, जो विजय सिन्हा जी हैं उनकी छवि बहुत अच्छी है। लेकिन सम्राट चौधरी की अब खराब हुई है इस आरोप के बाद में, और वो आरजेडी से आए हुए आयातित लीडर हैं और विजय सिन्हा जी उनके ओरिजिनल लीडर हैं। तो ओरिजिनल और इसका भी एक संघर्ष चलता है पार्टी के भीतर, और इस आरोप के आने के बाद ये संघर्ष तेज है। पुराने लोग बोल रहे हैं अडवाणी जी के समय में, अब अटल जी के समय में भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर बीजेपी कैसे रिएक्ट करती थी, और आज की बीजेपी को क्या हो गया है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है इतने बड़े आरोप पर। ये अंदर खाने बात हो रही है बीजेपी की। राकेश पोद्दार जी जवाब दे दीजिए इस पर, भ्रष्टाचार पर बीजेपी अब उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है। देखिए मनोज जी, प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पे आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी जी को बरी कर दिया गया है। तो प्रशांत किशोर पे आरोप लगाते मनोज जी। और एक बात कहता हूं कि हमारे संजय जायसवाल जी ने मानहानि का केस किया, उसके बाद हमारे दिलीप जायसवाल जी ने उनके ऊपर मानहानि का केस किया। हम लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, कहने से नहीं, उनके पास तथ्य नहीं है। तथ्य हो तब ना माने, बिना कागज लेके ना खाता ना भाई, जो प्रशांत किशोर बोले वो सही, ऐसा नहीं है। हमने काम कर बिहार की विकास की रफ्तार की गति को रोकना है। और हमारे यहाँ ओबीसी और एबीसी चाहे स्वर्ण नहीं होता, हमारे लिए सब एक है, एक सब मिलकर बिहार को विकसित करना है। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ बिहार को आगे ले चल रहे हैं। और बिहार में नीतीश कुमार जी का साथ नीचे पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, पार्ट 3 का सौगात हम लोगों ने शुरू कर दिया। जो घोषणा किया था जनता के बीच में 2020 में, उस घोषणा के लगातार हम लोगों ने किसी पे 90% खरा उतरा हूं, किसी पे 80% खरा उतरा हूं, किसी पे 100% हमने खरा उतरने का काम किया, चाहे जीविका का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, हर मुद्दे पे। और हम बिहार में शिक्षा की बात कर रहे हैं। आज जितने भी प्रमंडल हैं, प्रमंडल में आपने देखा होगा पैरा मेडिकल, नहीं, आप किसी मुद्दे पे पीछे नहीं, निश्चित तौर पर आप बिहार में आपने जितने भी मुद्दे गिनाए किसी में पीछे नहीं हो। प्रशांत किशोर इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार में भी पीछे नहीं है, मेरे पास सबूत हैं। लेकिन यह भी बात सच है कि सबूत है तो इतने दिन तक वो सबूत को जेब में रख के क्यों घूम रहे थे? वो अदालत जा सकते थे, एजेंसी जा सकते थे, लेकिन
पब्लिक डोमेन में आप इसको रख रहे हैं, ठीक वैसे ही उस मोडस ऑपरेंडी के साथ जो कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में की थी। मैं सौरभ मालवी के पास चलूंगा। सौरभ मालवी, अगर वोट इंजीनियरिंग किसी से सीखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। वो किसी बूथ पर अगर 100 वोट भी हैं, 50 मतदाता भी हैं, तो उसको लेकर भी वो उतना ही फोकस रहते हैं। किस सीट पर किस जाति के लोग हैं, किस सीट पर क्या सामाजिक समीकरण है, तमाम सारी चीजें हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ओपिनियन पोल की एक और बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव का जो पहला ओपिनियन पोल है, आईएनएक्स मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में एनडीए को जो बढ़त है, एनडीए को करीब 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 70 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार विधानसभा में जो ओपिनियन पोल आया है उसमें एनडीए को बढ़त देखी जा रही है और एनडीए की जो सीटों की संख्या है वो बहुत ज्यादा, महागठबंधन से कहीं ज्यादा, करीब 150 सीटों के आसपास ये समीकरण आ रहा है। इस पर हम सौरभ मालवी के पास चलेंगे। सौरभ मालवी, अगर ओपिनियन पोल में मैं ग्राफिक के जरिए एक बार दर्शकों को समझा दूं कि हम जो बता रहे हैं ये जो सीटों का समीकरण, हालांकि हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि अभी ये सिर्फ एक नब्ज है, नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। अभी चुनाव चरम पर नहीं आया है, चुनाव चरम पर आएगा, बड़े मुद्दे निकल कर आएंगे, उन मुद्दों के जरिए लोगों की जो भावनाएं वो उफान मारेगी। एनडीए को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को 170 से 80 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है और साथ जिसमें प्रशांत किशोर भी हैं, आम आदमी पार्टी भी हैं, तमाम ऐसी छोटी पार्टियां हैं, उनको करीब 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। सौरभ मालवी, ये जो तमाम सारी सीटें हैं, एक बार में ओपिनियन पोल में जो कुल सीटें हैं 243 सीटों में से जो बहुमत है वो 122 सीटों पर निकल कर आता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, इस पर एक नजर डाल लें। अगर बीजेपी की देखी जाए, हम थोड़ा डिवाइड करते हैं, अभी हम पूरे एनडीए की बात कर रहे थे लेकिन अब गठबंधन की बात कर लेते हैं। गठबंधन की स्थिति क्या है? कुल सीटें 243 हैं, बीजेपी को 80 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तमाम सरकार है, नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। आरजेडी की जो सीटें हैं वो 60 से 65 सीटें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप ये देखिए, करीब 20 सीटों के आसपास का अंतर है, 20-25 सीटों का खेला है। आरजेडी को 60 से 65, बीजेपी को 80 से 85 सीटें और जेडीयू को 60 से 65 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि सुशासन बाबू जिनकी सरकार है, एनडीए जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है, उनकी सीटें मात्र 60 से 65। यानी कि आप अगर आरजेडी में तेजस्वी को देखें और नीतीश कुमार को देखें तो दोनों के चेहरों पर बराबर सीटें मिल रही हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जितने लोग आरजेडी को पसंद कर रहे हैं, तेजस्वी के चेहरे को पसंद कर रहे हैं, उतने ही लोग नीतीश कुमार के वो पसंद कर रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार को लेकर जो विपक्षी महागठबंधन मुद्दा बना रहा है कि चुनाव बाद हटा दिए जाएंगे, अब वो करिश्मा नहीं रहा है, इसलिए बढ़त उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी, कांग्रेस को 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है और आप चिराग पासवान को देखें, बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। ज्यादा सीटें बीजेपी गठबंधन से मांझी भी मांग रहे हैं, चिराग पासवान भी मांग रहे हैं, लेकिन 18-19 सीटें के आसपास बीजेपी देने के मूड में है। लेकिन 4 से 6 सीटें मात्र, अरे इससे ज्यादा उपस्थिति तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में कर दी, विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा कम सीटें लेके आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर बताया जा रहा है। अदर्स की सीटें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सीपीआई माले 6 से 9 सीटों की उपस्थिति दर्ज कर सकती है। यह आपके सामने समीकरण है। सीपीआई 1 सीट कर सकती है और जन स्वराज पार्टी, हालांकि बीजेपी कहती है कि कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी 2 से 5 सीटों का अनुमान है, क्योंकि बिहार के कई पुराने नेताओं को जो कि विधायक रहे, मंत्री रहे, उनको इन्होंने अपनी पार्टी में लिया है। तो ये यहां पर 2 से 5 सीटें ले सकते हैं। असुद्दीन ओवैसी 1 से 3 सीट ले सकते हैं। वीआईपी यानी कि मुकेश साहनी यहां 2 से 4 सीटें ले सकते हैं और अदर्स में 7 से 10 सीटें आ सकती, जिसमें निर्दलीय भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने भी आज 11 अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। मैं सौरभ मालवी के पास चलूंगा। सौरभ मालवी, क्या कहेंगे इन सीटों के समीकरण को देखकर आप? देखिए मनोज जी,
बहुत ही सटीक और सच के करीब ये ओपिनियन पोल दिख रहा है। और ये भी बात सच है कि दुनिया का सबसे बड़ा सदस्यों वाला संगठन यानी दल भारतीय जनता पार्टी है, सच है। यानी उसके पास कैडर बेस एक वर्किंग सिस्टम है। उस कैडर बेस के कारण चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, केंद्रीय नेतृत्व को उतार देते हैं। अभी की स्थिति में देखा जाए तो बिहार चुनाव को जिस संजीदगी से देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहां के प्रभारियों को बना दिया, उत्तर प्रदेश से जातिगत समीकरण में केशव मौर्य को भी सह प्रभारी बना दिया। यानी ये पूरा समीकरण जातिगत आधार पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ में सहयोगी बनाने का ये पूरा क्रम चला, ये बाकी दलों में नहीं है। और छोटे छोटे चुनाव में भी राष्ट्रीय नेतृत्व को खड़ा कर देते हैं, पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर देते हैं और सभी लोग मिलकर चुनाव को जिस संजीदगी से लड़ते हैं, ये बाकी दलों में नहीं है। अब जरा सा महागठबंधन की तरफ आते हैं तो मुझे लगता है मनोज जी, महागठबंधन जैसे कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, नेतृत्व का अभाव है। लालू प्रसाद के उस स्पेस को उनके बेटे ने यानी तेजस्वी ने वो जगह बनाने में सफल नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं वह युवा थे और उनको बढ़ना था। पूर्व के मंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे। और मुझे लगता है आपने ठीक कहा कि पिछले विधानसभा सीटों से क्या कम सीटों का अनुमान है, क्या कम सीटें दिखाई जा रही है। प्रेम जी के पास चलूंगा। प्रेम जी, इन सीटों के समीकरणों को लेकर आप क्या कहते हैं, आपके तर्क क्या कहते हैं? देखिए मनोज जी, जो आप सीटें दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी 100 और जेडीयू 100 लगभग 100-101 सीटों पर लड़ने वाली है। तो 100 में से 80 से 85% का स्ट्राइक रेट बीजेपी को मिलेगा। ये तो महाराष्ट्र वाली स्थिति आप बता रहे हैं कि 80 से 85% स्ट्राइक रेट मिलेगा, तो ये बहुत ही विस्मयकारी है। मान लीजिए, चलिए आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक है कि 80 से 85% का रेट मिले। और इस दूसरी तरफ आप इनको पासवान जी की पार्टी को देखिए, उनका स्ट्राइक रेट लोकसभा में 100% था, लेकिन विधानसभा में आप स्ट्राइक रेट उनका लगभग 1/4 दिखा रहे हैं। तो जितनी सीटें वो लड़ने वाले हैं उसकी तुलना में, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान का इतना खराब स्ट्राइक रेट होगा। इसी तरीके से लेफ्ट का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है, ये भी संभव मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट का स्ट्राइक रेट इतना कम होगा। तो कुल मिलाकर के आप जो ये बना रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी बराबरी पर रह सकता है, संभव है, हो सकता है, रह सकता है, लेकिन इस फिगर के साथ में बराबरी पर नहीं रह सकता। और ये माना जाए कि जेडीयू का नुकसान चिराग पासवान नहीं करेंगे, इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये सब एक हिपोथेटिकल बात है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो सीटें घटी बीजेपी की, उसमें कुशवाहा वोट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। कुशवाहा वोट छिटक गया और वो कुशवाहा वोट आज भी बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। वो किधर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कुशवाहा कोरी निभाने वाले हैं। वहीं अति पिछड़ा करीब 36% है, जिस पर महागठबंधन भी फोकस कर रहा है और एनडीए भी फोकस कर रहा है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं राकेश जी की लेना चाहता हूं, समय कम है। राकेश जी, देखिए मनोज जी, एक छोटा समय पीछे चलता हूं, 2020 की बात करें। 2020 में चिराग पासवान हमारे साथ नहीं थे, उनको लगभग 24,60,000 वोट आया। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ नहीं थे, आज उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था महागठबंधन और एनडीए का। आज चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं, तो आओ बिल्कुल सही आप दिखाने का काम किए। कहीं ना कहीं हम तो 225 तक जाने वाले हैं। अभी तो हमारे जो लाभार्थी हैं उनको जो लाभ पहुंचाया, मैं उनके घर घर जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि मैंने घर नहीं, अभी इतना आगे मत निकलिए, अभी 225 पर मत जाइए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मुझे लगता है कि अभी ये नब्ज है, अभी तो पीक पर चुनाव नहीं आया है। अभी पीक पर चुनाव आएगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगेगा, युद्ध होगा, रण होगा, और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर बिहार में क्या था। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, क्योंकि ये चुनाव ही आगे की भूमिका भी तैयार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी का करेंगे, शुक्रिया हम राकेश जी का करेंगे और शुक्रिया हम सौरव मालवी का करेंगे, जो विस्तार के साथ मेरे साथ इस ओपिनियन पोल पर चर्चा कर रहे थे। अब इस चर्चा के बाद हम आपको सीधे बिहार की जमीन पर लिए चलते हैं। बिहार की जमीन पर मेरे सहयोगी राघवेंद्र आपको बिहार की नब्ज को बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। सीधे राघवेंद्र के पास।